के बीच मैं इनवाइट कर रही हूँ अनुमा आचार्य जी को। आपका बहुत स्वागत है। अनुमा थैंक यू आचार्य सो जी मच। हमारे बीच उपस्थित हैं और थैंक यू सो मच। एक सेकेंड में ये हटा देती हूँ। हाँ, तो मैं इनका एक छोटा सा परिचय दूंगी। बाकी परिचय तो आप लोगों को डिस्कशन में मिल ही जाएगा इनसे। और इनको लाने की जो वजह थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इंटरनेशनल वुमेन्स वीक हम लोग मना रहे हैं अनुगुंज में, और मैं किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी को लाना बहुत चाहती थी कि किन्हीं ऐसी पर्सनैलिटी से हम लोग मिले और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हम सब। तो एक इनका परिचय है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ और उसके बाद हम आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। अनुमा जी एमफिल बायो साइंस बायोकेमिस्ट्री में किया है इन्होंने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर से। माता पिता बहुत कम उम्र में इनके गुजर गए। वायुसेना में महिला अधिकारियों के पहले लॉजिस्टिक्स बैच में जनवरी 1993 में इनका चयन हुआ और दिसंबर 1993 में अधिकारी बनकर वायुसेना अकादमी से पासिंग आउट किया इन्होंने। 2010 में वायुसेना से पेंशन की लड़ाई भी जीती कोर्ट केस द्वारा, और 2017 में पेंशन के बाद इन्होंने इनके गृहनगर विदिशा की उन्नति से सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए समय से 9 वर्ष पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले ली। मार्च 2019 से जुलाई 2019 के बीच हिंदी नेशनल चैनल टीवी 9 भारतवर्ष में कंसल्टेंट एंकर रही। विवाहित हैं, एक बेटा है इनका, और इनके जो पति हैं सौरभ भटनागर, कमांडर सौरभ भटनागर, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको नहीं पता होता बचपन में जब हम लोग दोस्त होते हैं कि कहां से कहां कनेक्शंस निकलेंगे। तो और ये अभी जो आजकल क्या कर रही है एट प्रेजेंट, ब्रिजमोहन कल्पना आचार्य मेमोरियल फाउंडेशन के बैनर से समाज सेवा और रक्षा विशेषज्ञ के रूप में राष्ट्रीय चैनल से जुड़ी हुई हैं। आप लोग जो लोग काफी नेशनल चैनल्स को फॉलो करते हैं, आप लोग इनके शायद डिबेट्स पे आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुने भी होंगे। और समाचार पत्रों में महिला अधिकारियों से जुड़े विषय पर लेखन के अलावा विभिन्न संस्थाओं में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और अनुमा जी हमारे पटल पर एक बार आ चुकी हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। हम लोगों ने एक म्यूजिकल नाइट किया था हमारे अनुगुंज वार्षिकोत्सव में, और उसमें हमने इनको इनवाइट किया था और हमने इन्होंने बहुत प्यारा सा एक गाना भी सुनाया था हमारे बीच में। तो अनुमा जी बहुत स्वागत है आपका फिर से। और बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। तो आपने जनरली लोग अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपनी बात कहते हैं। आपने अपने माता पिता की भी बात लिखी है, आपने अपने पति के बारे में भी बताया है, आपने अपने बेटे के बारे में भी बताया है। इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा इंट्रोडक्शन क्यों बनाया। जनरली ऐसा इंट्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है अनुमा जी, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है। देखिए निवेदिता जी, एक तो मुझे ये अनुगुंज का प्लेटफॉर्म आपका बहुत अच्छा लगा, और आप जिस तरह से बड़े जोश से, बहुत उत्साह से लोगों से जुड़ती हैं और लोगों को जोड़ती हैं, वो एक बहुत खूबसूरत बात है। अब रही बात मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा क्यों है जिसमें मेरा परिवार है, तो जड़ें जो है वो माता पिता से ही है। मुझे लगता है कि मेरे माता पिता शायद बहुत ही मॉडर्न कहूंगी मैं उनको, विचारों से बहुत मॉडर्न मेरे माता पिता थे। और चूंकि हम 3 लड़कियां थे उनको, तो उन्होंने किसी तरह का कभी एम्बार्गो हमारे सामने नहीं आने दिया। और अब जब इतना बड़े होके एक घटना भी आपको जोड़ दूं, क्यों मैं माता पिता को हमेशा आगे रखती हूँ, कि अभी 26 जनवरी के समय एक ट्रैक्टर परेड हुई थी किसानों की, उसमें मैंने भाग लिया था और उसका एक मेरा वीडियो बाद में मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे लगा कि उसमें बहुत सारी गलत बातें कही जा रही हैं। तो वो वीडियो जब मैंने बनाया तो वो अचानक, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है उससे वो वायरल हो गया। और वो वायरल ऐसा हुआ कि उसको करीब अलग अलग देशों में, 5 देशों में और हिंदुस्तान में मिला के 15, 20, 25 लाख लोगों ने देखा। तो उस समय मुझे एक फोन आया कहीं से, और ये पंजाब की एक महिला थी, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर की वाइफ है वो।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी बात इसलिए लोगों ने ध्यान से और समझदारी से सुनी क्योंकि आप एक तो फौज में महिला अधिकारी थी और दूसरे आप अपर कास्ट से हैं। आप विश्वास करिएगा मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं इस बारे में बोलते समय भी भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि शायद मैंने वो हिंदुस्तान नहीं देखा था बचपन में भी, और जिसमें इतना ज्यादा कास्ट सिस्टम है। उन्होंने कहा उसके बाद से ज्यादा महसूस कर रही हूं मैं, और उसके बाद से मैंने ये विचार किया है कि अगर इस तरह की चीजें हैं और मेरी बात इसलिए भी सुनी जाती है तो इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरह मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे माता पिता का इसमें सबसे बड़ा रोल यह है कि बचपन में कभी हमें एहसास ही नहीं हुआ कि कोई दूसरा हमसे कमतर है या हम किसी से श्रेष्ठ है। ये भावना हमारे अंदर कभी नहीं आई, इंसानियत के लेवल पे ये भावना कभी नहीं आई। तो माता पिता इसलिए बहुत जरूरी हैं, जड़ों में उन्होंने केवल इस देश का लोकतंत्र ही सींचा, तो वो इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात रही मेरे हस्बैंड की, तो चूंकि आप उनकी दोस्त हैं और पर आप उन्हें एज अ स्टूडेंट जानती हैं, स्टूडेंट फ्रेंड की तरह, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति मुझे जिंदगी में मिला जिसके लाइफ में रिजिडिटी बहुत कम है। जितना एक सेल्फ एस्टीम होती है वही है, वो अननेसेसरी रिजिड नहीं है सौरभ। तो उसी तरह से बेटा भी है। इन सभी ने मुझे जो मैं करना चाहती थी, मैंने सर्विस चाहती तो मैं 9 साल बाद छोड़ती, किसको बुरे लगते हैं 4 लाख रुपए हर महीने आते हुए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे विदिशा के लिए काम करना है और मुझे अंततः राजनीतिक प्लेटफॉर्म से ही करना है। उसका रीजन बहुत बड़ा साफ है कि राजनीतिक मंच से काम बड़ा इफेक्टिव रूप से होता है और प्रभावी होता है, लंबे समय तक रहता है। तो इसलिए, नहीं तो मैं एनजीओ भी चला सकती थी, लेकिन मुझे मालूम है फिर हम एनजीओ को ही चलाने में अपना ध्यान लगा देते हैं। अनुमन जी, जैसे आपने बोला ना, थोड़ा मैं इसके, सॉरी मैंने आपको टोका, थोड़ा हम आपके ना जीवन के प्रारंभिक दिनों के जो संघर्ष थे वहां से बात शुरू करना चाहते हैं, और ये सारी डिस्कशंस मैंने सोचा है बाद में आएंगी। तो पहले हम सबसे पहले, क्योंकि किसी भी इंसान को जानने के लिए उसके रूट्स को जानना बहुत जरूरी है, तो वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने उसकी एक छोटी सी झलक इन लोगों को बताई भी है। वहां से शुरू करते हैं आपकी कहानी अनुमा जी। जी, तो मैं बहुत क्विकली बता दूं, जिस दिन इंसान चंद्रमा पे पहुंचा था उस दिन मैं विदिशा नाम के छोटे से मध्य प्रदेश के जिले में मेरा जन्म हुआ था और सरकारी अस्पताल में पैदा हुई थी। और मेरे पिता वन विभाग में राज्य वन सेवा में थे, वो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ही थे। और जब उनकी मृत्यु हुई असम में, हम अधिकतर समय छत्तीसगढ़ में रहे, जहां मैंने आरएसएस से का जो स्कूल है सरस्वती विद्या मंदिर, उसमें अपने 10 साल पढ़ाई वहां की और 1 आध साल कहीं इधर उधर और पढ़ाई की होगी, क्योंकि मेरे पिता छोटी छोटी जगहों में भी रहते थे। 3 बहनें थे, वो मैंने आपको बताया। एक समय पर आकर 86 में मेरी माता जी को रात में एक बाथरूम से आते समय फिसल के वो गिरी और उनके यहाँ केबल का कोना लगा, 24 टांके आए और उसके बाद से उनकी थोड़ी सी, उनको डिप्रेसिव साइकोसिस का इंड्यूस्ड प्रॉब्लम हो गया उस सिर की गहरी चोट के कारण। वैसे वो बीए एलएलबी थी, बहुत ही बुद्धिमान महिला थी, और मैंने कहा कि मेरे दोनों माता पिता अपने समय से 25-30 वर्ष आगे के लोग थे सोच के हिसाब से। तो फिर उनका हम इलाज कराते रहे, लेकिन शहडोल जहाँ पे हम थे वो छोटी जगह थी और अल्टीमेटली हमको भोपाल आना पड़ा। तो जैसे छप्पर फाड़ के लोगों को सुख या दुख मिलते हैं, तो मेरे ऊपर भी कुछ उसी तरह का अंबार टूट पड़ा। पहले तो मेरी माँ, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मेरा जन्मदिन था जिस दिन उन्होंने मुझसे कहा, 3 सालों के बाद उन्होंने अच्छे से तैयार वगैरह हुई, डिप्रेशन का पीरियड था उनका, लेकिन उस दिन वो अच्छी लग रही थी और उन्होंने कहा आप बाजार से 1 आध किलो मिठाई ले आओ और 2-3 फ्रेंड्स को बुला लो। और मैं बहुत खुश कि माँ इतने अच्छे से बात कर रही है। और मेरे पिताजी उस समय ऑफिस में थे, दोनों छोटी बहनें अपने अपने स्कूल में थी, गुरुवार का दिन था। मैं जब गई, लौट कर आई, तो जब मैं घर लौटी तो मेरी माँ घर पे नहीं थी और मुझे लगा आसपास कहीं होंगी, ढूंढा और फिर मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि वो बाहर निकलती नहीं है। मुझे इस बात को इतना आसान नहीं लेना चाहिए। मैंने तुरंत जाके अपने फादर को बताया, उनके ऑफिस से उनको
मेरे साथ में हम दोनों आए, हमने एफआईआर लॉन्च करी। लेकिन निवेदिता, एक दुर्भाग्य ऐसा भी होता है कई बार कि मेरी माँ उस दिन के बाद से कभी नहीं मिली। और ओह। उसके बाद मेरे पिता ने जो भी उनके पास जमा पूंजी थी, सब सिर्फ एक ही चीज में खर्च किया। आज जैसा अगर हमारा मीडिया होता, आज जैसे हम इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड होते, तो बात ही क्या होती, कोई भी व्यक्ति गुम नहीं सकता। लेकिन ऐसे समय में दुनिया अचानक बहुत बड़ी हो गई थी, और मेरे पिता जो भी कुछ था वो उसे खर्च करके ढूंढने लगे उन्हें। और फिर एक दिन एक डॉक्टर की लापरवाही से, उनको सिर्फ डिहाइड्रेशन था, लेकिन एक डॉक्टर की लापरवाही से भोपाल के एक नर्सिंग होम में उन्हें एक पर्टिकुलर लैसिक्स का इंजेक्शन दे दिया गया। उससे इंड्यूस तरीके से उनकी किडनी फेल हो गई, और हम लोग बिल्कुल, मतलब आप समझ सकती हैं कि एकदम एनवायरनमेंट में हम तीनों बहनें एक्सपोज थे। मैं 21 साल की थी, मुझसे छोटी बहन 15 और उससे छोटी वाली 8 साल की थी। तो फिर सीधी रोटी का सवाल था। और फिर मैंने थोड़े समय के संघर्षों के बाद अपने पिता की जगह में एक अनुकंपा नियुक्ति जो मिलती है सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को, तो वो मैंने ली। साथ में मैं अपना, क्योंकि वो बहुत ही एक ऐसा काम होता है, बेरंग जैसा काम होता है सरकारी शुरुआती दौर पर, और वो भी जो आपको इच्छा से आपने नहीं पाई, अनुकंपा की तरह जो आपको मिला हो। तो मैंने फिर साथ में ऑल इंडिया रेडियो में अपनी कॉम्पेयरिंग वगैरह जारी रखी। मैं युववाणी प्रोग्राम प्रस्तुत करती थी भोपाल आकाशवाणी से, और उससे जो मुझे एक महीने में टोटल 650 रुपए मिलते थे, उनकी कीमत मुझे आज भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि उस समय हमें बहुत जरूरत थी माता के, क्योंकि वो गुमशुदा थी, तो हमें पिता का कुछ भी नहीं मिला सरकारी तौर पर। हमें तो उनका डीए ना उनकी पेंशन, हम किसी चीज के हकदार नहीं थे आने वाले 8 सालों तक, जब तक हम कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं देते। फिर उसी समय मैंने देखा कि ये भारतीय वायुसेना का पहले बैच का एडवर्टीजमेंट था, और मेरे लिए सबसे जरूरी था कि मैं बहुत एक मजबूत जगह पे पहुंचूं। मेरी दोनों छोटी बहनें और मैं, हम बहुत एज के वल्नरेबल स्थिति में थे। आप समझ सकती हैं कि तीन यंग लड़कियां। तो मेरा जैसे ही भारतीय वायुसेना में पहली बार रिकमेंडेशन हुआ, तो मैंने उसे सिलेक्शन समझ लिया और मैं बड़ी खुश हो गई। और फिर ये हुआ कि थोड़े दिन के बाद एक चिट्ठी आई कि भाई हमने वैकेंसीज, हमारे पास केवल 12 है और आपको दोबारा सब देना पड़ेगा। लेकिन सेकंड बैच में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। ये नौकरी जो वायुसेना की थी वो 5 सालों के लिए थी। तो मुझे जो परमानेंट एक नौकरी जो अनुकंपा के रूप में थी, उसे छोड़ना और इसे 5 साल के लिए लेना था। तो ये एक बड़ा रिस्क था जिंदगी का, क्योंकि लाइफ तो धर्रे पर आ गई थी उस समय। पर मैंने वो रिस्क लिया, क्योंकि जब तक हम जिंदगी में वो रिस्क नहीं लेते जिनकी हमें चाहत होती है, तो फिर हमको आगे जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। फिर वायुसेना में जो वायुसेना ने मुझ पे बहुत सारे अच्छे, मैं कहूंगी, ऑब्लिगेशंस किए। दोनों छोटी बहनें मेरे साथ रह सकी मेरे एयरफोर्स स्टेशन में, और पूरे वहाँ जितने मेरे सीनियर्स थे, जूनियर्स थे, सबकी वो सबकी भी छोटी बहन। और फिर धीरे धीरे सब कुछ धर्रे पे आया। सौरभ मिले, हमारी एकेडमी में ही मिल गए थे वो। हमने पास आउट होने के 2-3 साल के बाद शादी की, और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा निर्णय रहा, क्योंकि जिन माता पिता को मैंने खोया था, तो मतलब मुझे ये कहते हुए थोड़ा मैं भावुक होती हूँ, लेकिन सौरभ के रूप में मुझे, मतलब सब कुछ, मैं कहती हूँ कि माता पिता भी कह सकती हूँ, भाई बहन भी कह सकती हूँ, सारा कुछ एक ऐसे हस्बैंड में मिला। और उसके ऐसा नहीं है कि ये वन वे ट्रैफिक था, तो मेरे तरफ से भी जो सौरभ का परिवार था, उनके साथ उसी तरह का एक बंधन था। और बस फिर चीजें सहज होती गई। हमने वायुसेना में पहला एक्सटेंशन लिया तो 11 साल का हुआ, फिर 4 साल का उन्होंने एक्सटेंशन दिया, हमने उनसे परमानेंट कमीशन मांगा। ये थी कहानी पूरी। और उसके बाद वही वायुसेना में आपने उसमें वहां पे भी स्ट्रगल किया कि पेंशन नहीं थी, तो उसकी कहानी भी थोड़ा सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये तो मतलब मेरे को आपके इंट्रोडक्शन से ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज मिली कि उस समय पेंशन नहीं होती थी और आप लोगों ने लड़ाई करी उसके लिए। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हाँ, आज चूंकि फाइटर स्ट्रीम में भी विमेन है, तो लोग उसको बहुत ग्लैमराइज तरीके से देखते हैं, लेकिन हम लोग वो नींव के पत्थर थे जिन्होंने सारी शुरुआती मुश्किलों का सामना किया।
कुछ आपने गुंजन सक्सेना नाम की मूवी में देखा होगा, लेकिन उस मूवी में सब कुछ बहुत एग्जैजरेटेड था, फौज इतनी खराब कभी नहीं थी। ये जरूर था शुरुआती दौर में बाथरूम वगैरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो सब मैनेज होता है। किसी एक बाथरूम को ईयर मार्क कर दिया कि ये विमेन के लिए है, एक वहां पे लेबल लगा दिया, वो चीजें बहुत माइनर थी। आगे चल के ये जरूर रहा था कि पेंशनेबल सर्विस के तरह हमारा करियर प्रोग्रेस नहीं करवाया जा रहा था, क्योंकि कुछ कोर्सेज थे वो केवल परमानेंट स्थायी कमीशन के जिनकी सर्विस होती है उनको ही मिलते थे, तो वो कोर्सेज से हमें मतलब बिल्कुल महरूम ही कर दिया गया। फिर हमने ये जब लड़ाई लड़ी, हमें 2008 में 15 साल पूरे करने के बाद बाहर का रास्ता, रिलीज ऑर्डर थमा दिया गया था सभी महिला अधिकारियों को। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी दो सीनियर्स, एक सीनियर और एक हमारे पिछले कोर्स की महिला अधिकारी कोर्स लड़ रही थी, तो धीरे धीरे हम सभी ने उसी केस को ज्वाइन किया और 12 मार्च 2010 को हमने वो केस जीता। उस केस को जीतने का ऑप्टिमिज्म ऐसा था कि मैंने 2 फ्रेश पेयर यूनिफॉर्म सिलवा के रखे थे और अपने वजन को उस समय उतने ही पर रखा हुआ था कि भाई मैं तो ये केस जीतूंगी और पहनूंगी, और वैसा ही हुआ। तो हम तो वो केस जीते, तो भी वायुसेना ने थोड़ा समय लिया हमको लेने में, और चूंकि हम जीत गए और बाद में रीइंस्टेट हुए, क्योंकि हमें 10 साल पहले आर्मी और नेवी के अधिकारियों से ये जो हमारा सौभाग्य रहा कि हम उनसे 10 साल पहले हमें पेंशन का अधिकार मिला, क्योंकि हमारी लड़ाई में एक पॉलिसी लेटर भी शामिल था जिसको भारतीय वायुसेना ने निकाला था, और वो हमारी बुनियाद था, क्योंकि वायुसेना ने हमें कभी ऑर्नामेंटल वैल्यू की तरह कभी नहीं रखा, जबकि आर्मी और नेवी के साथ ये हो गया। तो हमारे उस पॉलिसी लेटर ने हमारा साथ दिया और हमें वो परमानेंट कमीशन मिला, और मुझे ऐसा तब लगा कि ये चीज हमारे लिए जिंदगी में थी नहीं, तो ये हमें जब बहुत सौभाग्य से मिला है तो इसका प्रतिदान देना बहुत जरूरी है। अगर आप समाज से सिर्फ लेने लेने का काम करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को सार्थक कैसे मानेंगे? अब जैसे आप अनुगूंज के थ्रू अपनी साहित्यिक रुचि जो है और उसी तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म पे जोड़कर सबकी अभिव्यक्ति दे रही हैं, तो वही बात है कि आप अपनी तरह से समाज को वापस कर रही हैं, मैं अपनी तरह से कोशिश मेरी जारी है और मैं उस रास्ते पर अभी चल निकली हूँ। और इसी मेरा अगला सवाल था अनुमा जी, मतलब मेरे को जब मैं आपकी लाइफ देखती हूँ ना, मैं एक अचरज से भर जाती हूँ, क्योंकि आप किसी किसी का जीवन का ना कोई एक हिस्सा प्रेरणादायक होता है, आपके जीवन के ना काफी सारे हिस्से प्रेरणादायक हैं हमारे लिए। तो जैसे पहले आपकी संघर्षपूर्ण स्थिति थी, वहां से आप उभरी, अपनी छोटी बहनों को भी आपने सहारा दिया, वो भी आपके साथ, आपने उनके भी जीवन को उभारा, और उसके बाद एक इंसान को एक जॉब मिली, और एक कोई गवर्नमेंट जॉब है, इतनी इंपॉर्टेंट जॉब, उसको आपने 9 साल पहले छोड़ा, और वो इसलिए क्योंकि आपको विदेशा, जो आपका गृह स्थान था, आपको वहां पे सेवा करनी थी। मतलब ये आज के जमाने में एक अचरज भरी स्थिति है, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो आपके दिमाग में आया कि मुझे ये नौकरी छोड़ करके मुझे विदेशा जाना है, ये आपने बचपन से आपके दिमाग में कोई एक ड्रीम था, या आपको तभी के तभी आपको एक विचार आया कि नहीं अब ऐसा करना चाहिए? इसके बारे में जानना चाहेंगे अनुमा जी। मेरे बाबा, मतलब मेरे पिता को मैं बाबा कहती थी, तो विदिशा को बहुत प्यार करते थे और हर गर्मी की छुट्टियों में हमें 2 महीने वहीं रखते थे। तो मुझे वो शहर बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका कारण एक ये भी था कि वहाँ के जो लोग हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं है, आज भी नहीं है, और दूसरी चीज ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था, 1 या 2 सिनेमा हॉल होते थे, तो मुझे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन बाबा का मैं वो जुड़ाव देखती थी, बाबा हमेशा विदिशा, हमें विदिशा से वो जड़ों से जोड़ते थे। तो बाबा के जीवन की 2 चीजें जो थी वो मुझे आगे आके खूब मिली। एक तो वो कि वो चाहते थे कि मैं सुबह 7 बजे के पहले नहा धो के तैयार हो जाऊं। वो मुझसे कहते थे पूरा दिन हाथ में रहता है, और मैं इस बात से बहुत चिढ़ती। लेकिन मुझे आगे चल के नौकरी ऐसी मिली कि जिसमें 7 बजे तो मुझे ऑफिस में होना है, तो मुझे 6:55 पे ऑफिस पहुंचना है, क्योंकि मुझे वर्किंग परेड लेनी है। तो वो एक चीज जिंदगी में 24 साल फिर मेरे साथ रही। तो वो बाबा उस तरह से मेरे साथ रहे। और दूसरी चीज थी विदिशा, जिसको मैंने पसंद नहीं किया, जिस शहर को, लेकिन बाबा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बाबा जिस जगह को इतना प्यार करते थे, अगर मैं उस शहर को जबकि नीति आयोग के लिस्ट में सबसे पिछड़े जिलों में
नीचे से मतलब कुछ स्थान पर है 100 के अंदर आता है, ऊपर से 800वां नंबर है उसका। तो वो देखकर मुझे लगा कि अगर मैंने ये कर दिखाया कभी तो बाबा को श्रद्धांजलि दे सकूंगी। और चूंकि सुषमा स्वराज वहां की 10 साल तक वो MP थी, लेकिन जब तक हम किसी से जमीनी जुड़ाव नहीं रखते हैं तो फिर हम उस उद्देश्य को वैसा नहीं लेते। तो विदिशा की मिट्टी जो है वहां उसने मुझे बनाया है, इतना मेरा बनता है। और जी निवेदिता बोले। छोटी सी, हाँ मैं क्विकली बताना चाहती हूँ कि मेरी जो बीच वाली बहन थी उसने वो फेमिना की हिंदी की सीनियर एडिटर थी और एक तरह से हिंदी फेमिना वो हेड कर रही थी। और सबसे छोटी वाली भी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थी, तो उसने 14 साल नौकरी करी। और हम तीनों बहनों ने एक ही साल में और ऑलमोस्ट एक ही महीने में दोबारा 0 से शुरुआत करने की ठानी है। तो सब अभी अपने अपने रास्ते पर बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। और मतलब सचमुच प्रेरणा मिलती है। तो विदिशा में जो आपने काम करना शुरू किया, तो अभी जैसा आपने सोचा था, तो आप कहाँ तक पहुंच पाई हैं और आगे के क्या प्लान्स है आपके विदिशा के लिए? ऐसा है कि भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं, कस्बे नुमा शहर जो कि छोटे हैं, और वहाँ लोगों को प्रोग्रेस इसलिए नहीं मिली है क्योंकि उनको इंसाइट नहीं है कि बाहर, क्योंकि वो दिल्ली बॉम्बे को देखते तो हैं लेकिन विदिशा जैसा है वो उसी में खुश है। या खुश तो नहीं, क्योंकि आप जब अच्छा देखते हैं तभी आप उससे प्राप्ति की चाह रखते हैं। विदिशा के लोग शायद ऐसा समझते हैं, मुझे लगता है ऐसा वो समझते हैं कि ये चीज विदिशा में नहीं हो सकती, जबकि विदिशा, आप देखिए विदिशा के कौन लोग हैं। कैलाश सत्यार्थी जी जो है नोबेल प्राइज विनर जो रहे हैं 2015 के, वो विदिशा से ही आते हैं। वो मैं उन्हें चाचा जी कहती हूँ क्योंकि वो मेरे पिता के छोटे भाई की तरह थे। और विदिशा से अभी एक बच्ची है, वो जी अंताक्षरी में उसने बहुत नाम कमाया है। तो एक वो बच्ची है, एक डांसिंग अंकल थोड़े समय पहले संजीव श्रीवास्तव या संजीव सक्सेना थे, वो काफी फेमस हुए थे। तो विदिशा से बहुत लोगों को बहुत जगह वो फेमस हुए हैं। और विदिशा से लोग जाते जरूर हैं बाहर, वो लौट के नहीं आते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो मैं कहाँ तक पहुंची हूँ ये है कि मैं स्कूलों में बच्चों से मिलती हूँ, जो वहां पे जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन सभी में मैं उन्हें 2 तरह की बातें कहती हूँ। एक तो कि केवल मैथ्स और साइंस ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा दून स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो मैं उसके साथ जाके हम सेमिनार सिंपोजियम्स करते हैं कि बच्चों को ये बता सके कि बाहर भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो बिना किसी पैसे लगाए हुए और बच्चे स्कॉलरशिप के बेसिस पर पा सकते हैं। तो एक तो वो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, दूसरी चीज मैं उनको आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाने की उसके लिए सेमिनार्स रेगुलरली करती हूँ। तो ये स्कूल्स में मेरा ये 2 चीजों पर बहुत ध्यान रहता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमने अगर साधा तो विदिशा का जो भविष्य होगा वो वहीं से निकलता है। और जो लोग हैं उनको तो क्या मानसिकता हम किसी की चेंज नहीं कर सकते, धीरे धीरे ही बदलाव होता है, एकदम से कोई क्विक फिक्स किसी चीज के लिए नहीं होता। निवेदिता, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि कुछ मेरी जिंदगी की गलतियां हैं, उनसे हम सीखते हैं। तो मुझे एक समय भारतीय जनता पार्टी में विदिशा से ऑफर हुआ था कि, विदिशा से नहीं, मध्य प्रदेश की मुख्य कार्यकारिणी का उन्होंने मुझे सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया था। लेकिन चूंकि मेरा ये व्यक्तिगत मेरा मामला है जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि उस पार्टी में महिलाओं को कभी अच्छी जगह नहीं मिलती, 2-4 अपवाद छोड़ दे तो बाकी सब एक लेवल पे आके ठहर जाते हैं, तो मैंने वो उन्हें मना कर दिया। और मैं ये सोचती थी कि मैं जिंदगी में हमेशा एक सेक्युलर पार्टी की तरफ ही जाऊंगी। तो मैं इंतजार भी कर रही थी और मैं सोच भी रही थी कि मैं एक दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने की कोशिश करूंगी, नहीं हो पाया। इस बीच में मुझे एक बहुत भले व्यक्ति थे, आलोक अग्रवाल, वो IIT कानपुर के पढ़े हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपका इरादा ही राजनीति में आने का है तो डरती क्यों हैं आप, फील्ड की इंसान है, उतर पड़िए फील्ड में। हम आम आदमी पार्टी के बैनर से हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां, तो आप आइए हमारे साथ। और कुछ नहीं होगा तो लोग ये तो जानेंगे कि आप समाज सेविका के चोगे में कोई राजनीति करने नहीं आई हैं, आप राजनीति ही चाहती हैं, इसलिए राजनीति में आई हैं और उसमें कुछ कर दिखाना चाहती हैं। मैंने वो चुनाव लड़ा और विदिशा से हारा, लेकिन उस चुनाव से मुझे मध्य प्रदेश में लोग जानने लगे।
TV9 भारतवर्ष ज्वाइन करने के पहले मैंने आम आदमी पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे वहां विदिशा में किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना तो दिल्ली के नेतृत्व ने कभी आकर वहां एक भी दिन प्रचार में हम लोगों का मोराल बूस्ट किया। तो जिनका झंडा हम लेकर चल रहे थे, तो इस तरह से मैं उनसे अलग हुई। और पिछले 2 सालों में मैं रक्षा विशेषज्ञ के रूप में काफी चैनल्स में आती रही। और थोड़े समय पहले मुझे एक बोला गया कि अगर मैं कांग्रेस की पैनलिस्ट बन सकूं तो ये चूंकि मेरे घर पे आई थी बात, और मुझे लगा कि कांग्रेस आज भी सेक्युलर है, भले ही आज वो हमें पटल पे नहीं दिखती, पर चूंकि मैं फौज में भी धर्मनिरपेक्षता देखती रही हूँ और कांग्रेस को भी, तो मैं उनकी पैनलिस्ट हूँ। ये बात मैं बिल्कुल छुपाना नहीं चाहूंगी। जी, बहुत अच्छी बात। नहीं, जो आप कर रही हैं उसको छुपाना क्या, इंसान को अपने सारे काम पर गर्व होना चाहिए। और आप एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से अपने जीवन को जिया है और बहुत सच्चाई से जिया है, तो हमें तो आप पर बहुत गर्व है अनुमा जी। गलतियां भी स्वीकार करती हूँ। हाँ, बहुत गर्व है हमें। और एक पर्सनल बात पूछना चाहूंगी, पता नहीं आप कितना बता पाएंगे। सौरभ के साथ आपकी जो मुलाकात हुई वो बहुत मुझे मजेदार लगा था किस्सा। पता नहीं आप बस थोड़ा सा अगर बता दें तो, क्योंकि शायद उत्सुकता हमारे श्रोताओं को भी होगी, क्योंकि सौरभ जो थे वो इंडियन एयरफोर्स में थे, इंडियन नेवी में थे, और आप इंडियन एयरफोर्स में थी, तो कैसे मुलाकात हुई आप दोनों की? ओके, भारतीय वायुसेना की जो एकेडमी है डूंडीगल में, वहां पर पहले सारे नेवल ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिसर्स की भी फ्लाइंग की ट्रेनिंग होती थी। तो सौरभ एक ऑफिसर थे पहले ही, वो मुझसे वैसे भी 3 साल सीनियर है, तो एज अ लेफ्टिनेंट वो वहां आए थे, और हम लोग बेचारे नए नए छोटे मोटे कैडेट्स थे, तो हमको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। वैसे भी स्मॉल टाउन से आने के बाद एक आप अपने आप कॉम्प्लेक्स में घुसे रहते, तो आप ज्यादा लोगों की तरफ ना तो देखते हैं ना बात करते, और ऑफिसर से तो केवल उनको खूब जोर से चिल्ला के जय हिंद सर बोल के निकल जाते। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था। फिर एक दिन ये हुआ कि मैं ड्यूटी कैडेट थी, और ड्यूटी कैडेट का काम ये होता है कि उस दिन वो एक दिन अपने नॉर्मल ट्रेनिंग शेड्यूल पे नहीं जाके, और जितने भी रिपेयर वर्क होते हैं पूरे एकेडमी के हर एक कमरे में या किसी के लॉबी में कहीं कुछ भी, तो वो सुधरवाता भी है, खाने का पूरा हिसाब रखता है। इस तरह से दायित्वों का अलग अलग जो है, फौज में इस तरह का भी सिखाया जाता है कि आप किस तरह से अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो वो एक दिन था जिस दिन सौरभ के कमरे का पैलमेट टूट गया था, और मैं जब वो पूरी टीम को लेके सुधरवाने के लिए गई उस कमरे में, तो मैंने 2-3 चीजें बड़ी अच्छी देखी। उनमें से एक ये था कि सौरभ का जो कबर्ड था, मैं लड़कों को ये मानती हूँ कि लापरवाह होते हैं, सौरभ का कबर्ड बहुत अच्छी तरह से जमा हुआ था। मतलब पीटी किट एक तरफ थी, यूनिफॉर्म एक तरफ थी, सिविलियन शर्ट्स एक तरफ थे, कैजुअल शर्ट्स एक तरफ थे। मैं तो ताज्जुब में आ गई और मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल की चीज है। और सौरभ से मैं डांट खाऊंगी ये बताते हुए कि जो उनका टूथब्रश था वो बहुत गंदा था, तो मैंने एक चिट वहां लगा दी कि एक चिट मैंने कबर्ड पे लगाई कि सर दिस इज अ ऑसम कबर्ड, आई हैव नेवर नोन अ जेंटलमैन कैन आल्सो कीप द कबर्ड लाइक दैट। और फिर मैंने एक टूथब्रश के नीचे लिख दिया कि उसके नीचे भी चिट लगा दी, मैंने कहा सर दिस नीड्स इमीडिएट रिप्लेसमेंट। तो ये 2 चीजें हुई, और मैं ये करके मुझे कम समझ थी। हाँ, सौरभ को मैंने पहले जरूर देखा था, क्योंकि सौरभ अलग अलग सिंगिंग के प्रोग्राम्स में कभी कभी आते थे और ही यूज्ड टू सिंग, तो इतना तो जरूर मालूम था कि वो एक जॉली गुड फेलो है। लेकिन अपने सीनियर के साथ ये वाला पंगा ले सकते हैं कि नहीं, इसकी उम्मीद तो कुछ थी नहीं। लेकिन जब मैं लौट कर आई तो मैं दोपहर तक रिस्पॉन्स का वेट कर रही थी, पर दोपहर में उस दिन नहीं आए, 5 बजे तक भी नहीं आए। 8 बजे जब हम लोग सबसे ज्यादा व्यस्त होते हैं, वो एसटीडी कॉल के दिन होते थे, तो मैं जब एसटीडी के सारे जो अलग अलग कैडेट्स को उनके घर के जब फोन आते हैं तो उनको बुलाने जाना पड़ता है, वो सब करके और उनकी लॉगिंग करनी पड़ती है कि भाई इसका फोन आया, इसका फोन आया, इसका फोन आया। तो उस समय पीछे से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, ऐसी ठप 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 ऐसे कोई कर रहा है। मैं पीछे मुड़ी तो सौरभ के हाथ में एक नया टूथब्रश था और वो चेहरा से बदल लिया। तो इस तरह बहुत से अच्छा। और फिर गाने का शौक मजा आया था जब, हालांकि मुझे पता थी ये स्टोरी, अनुमा ने मुझे पहले भी सुनाई थी, और मुझे तब इतना मजा आया था, मैंने सोचा था कि आप लोगों को भी सुनवाऊं, मेरा इच्छा था। और अच्छा हुआ अनुमा जी ने पूरी स्टोरी सुनाई।
आप लोगों को मजा आया होगा। तो सौरभ हमारे बचपन से गाना गाते हैं, और अच्छा हुआ कि उनकी वाइफ भी, आप भी बहुत अच्छा गाना गाती हैं। आपने हमारे पटल पर भी गाना सुनाया। आज भी एक गाना सुनना चाहेंगे अनुमा जी आपसे, अगर आप ओ मूड माय में हैं तो। गॉड। कोई भी गाना सुनाइए, उसके बाद अभी मेरे दो तीन आजकल सवाल तो और हैं, वो जारी रखेंगे, बट अभी एक गाना सुनना चाहेंगे बीच में। ऐसा है कि आजकल थोड़ी सी क्रांतिकारी हूँ, तो गाना तो क्रांतिकारी गाना नहीं है, हाँ लेकिन गाना तो एक जी। अच्छी फिल्म में है, जितेंद्र जी का गाया हुआ गाना है। लेकिन मुझे वो गाना ऐसा लगता है कि वो सभी को आजकल जरूर सुनना चाहिए। और मैं बहुत थोड़ा सा बिना म्यूजिक के सुनाऊंगी, क्योंकि इसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो हाँ हाँ हाँ, सुनाए, जी, देख करके सुनाए जी। पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। हाँ पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो वाह कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी लड़के छीनी जाती है, जिंदगी लड़के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। वाह सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। वाह, बहुत थैंक यू। अच्छा, और बहुत अच्छे गाने का चयन भी किया। तो इंटरनेशनल वुमेन्स वीक चल रहा है, तो औरत के बारे में बात नहीं करें तो अधूरा रह जाएगा। तो आपसे सिर्फ एक जानना था कि आपके हिसाब से एक जो 20वीं शताब्दी की जो महिला है, और दो तबकों की बात करते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे की है और जो मध्यम वर्ग की है, आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव आया है, या वहीं खड़ी है जहां खड़ी थी? आपके हिसाब से क्या है अनुमा जी आज औरत की स्थिति? निवेदिता, मैं एक डिस्क्लेमर कर दूं कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं। मैं महिला को बहुत मजबूत देखना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए केवल मतलब हम दोनों ही को बराबरी से पूरक की तरह देखें, मुझे उसमें ज्यादा आस्था है। तो जहां तक मैं जो गरीब पर तबके की महिलाओं को देखती हूँ, मैं पाती हूँ वो कई गुना ज्यादा बहादुर हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष है। ना केवल वो अपने घर की कमाई में उनका पूरा योगदान होता है, घर को चलाना भी उन्हीं का काम है, और ऊपर से एक अब्यूजिव हस्बैंड, जो कि आप पाएंगे 50% केसेस में होता है कि एक अब्यूजिव हस्बैंड, एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या उस तरह की चीजें, या उस तरह की सिचुएशंस इसकी शिकार होती हैं। और उसके बाद भी आप देखिए ना, आपके घर में जो हमारे घर में काम करने वाली महिलाएं आती हैं, उनको हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो उस जिंदगी में भी जी रही हैं, और खुद भी काम कर रही हैं, दो चार काम और पकड़ना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि किसी भी तरह से वो अपने घर के, और हाँ, साथ में वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। तो मैं तो उनकी बहादुरी की बहुत कदरदान हूँ। मेरी जिंदगी में मैं सोचती हूँ कि एक कभी किताब लिखूंगी तो मैं उस राजा मनी की कहानी लिखूंगी जिसने मेरे विहान को पाला। मैं उस चित्रा की बात लिखूंगी जिसने विहान को थोड़ा बड़ा किया। मैं उस दिलशाद की बात करूंगी जिसने मुझे मेरे पहले शुरुआती दौर में जिसने संभाला। मैं उस सुधा की बात करूंगी, मैं उस नीलम की बात करूंगी, मैं उस रानी की बात करूंगी, इन सारी हाँ उन महिलाओं की बात करूंगी जिनसे मैं
तो मैं वो एक सोचती हूँ कि कभी किताब लिखूंगी तो मेरी मेरी महिलाएं वही महिलाएं हैं, क्योंकि मैं उनसे प्रेरणा लेती हूँ। और अभी पिछले ही जब थोड़े दिन पहले द्वारका में थी तो वहां एक प्रीति थी। तो मुझे लगता है कि ये सब जो है ये बहुत बहादुर है, इनकी जिंदगियां बहुत विषमताओं से भरी हुई है, लेकिन ये उसके बाद भी निकल के आती हैं। मध्यम वर्गीय महिलाएं बहुत अच्छा विचार नहीं रखती मैं। हम सब मध्यम वर्गीय लोग हैं तो हम डरपोक पहले बनते हैं, हर समय कोई क्या कहेगा के चक्कर में फंसे होते हैं ना। हम किसी तरह का प्रयास करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन का जो एक सहूलियतें हैं उनमें कमी बेशी हो सकती है। तो हम चुनौती नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत खुश रहते हैं जहां है। एक किटी पार्टी हो जाती है, एक और कुछ हो जाता है। उद्देश्य क्या है? फोटो दिखा के फेसबुक पे पोस्ट करके कंबलें बांटना, क्या ये उद्देश्य है हमारा? क्या हम इतने में सिमट गए हैं? समाज को हम अपना योगदान कब देंगे? तो ये मुझे मध्यम वर्ग से इस वक्त बहुत शिकायत है। मुझे लगता है कि हम जो मिल जाता है उसमें बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। हम अपने देश की उत्तरोत्तर प्रगति में योगदान नहीं दे रहे हैं। हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो हम सोचते हैं बस यही सब कुछ है, और उसकी फिर हम गलतियां भी नजरअंदाज कर जाते हैं। ऐसा ही हम घर में करते हैं। तो मुझे मध्यम वर्गीय महिलाओं के अंदर वो जागृति नहीं दिखती, वो फायर इन द बेली नहीं दिखता है जो मुझे उन महिलाओं में दिखता है जिनकी मैं कहानी लिखना चाहती हूँ। तो शायद हो सकता है मैंने किसी को आहत किया हो, पर उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और इसमें निवेदिता का तो कोई रोल नहीं। जी, बहुत अच्छा लगा। इसी दिशा में जो आपने एक चीज बोली ना कि फिजिकल अब्यूज गरीब तबके की महिलाओं के साथ होता है, अनुमा जी बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत देखे हैं लाइफ। फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, वर्बल अब्यूज उस औरत के साथ भी होता है जो महीने के 2 लाख रुपए कमा कर लाती है घर, जो एमएनसीज में काम करती है। ऐसी क्या चीज है जो उनको रोकती है अपने जीवन में कोई निर्णय लेने से? आपके विचार में क्या है? आपकी बात से सहमत हूँ। आप जो कह रही हैं उसमें सच है, लेकिन हम महिलाएं, आपको भी मालूम है, आदतन हम जोड़ने वाले लोग हैं। हम कभी भी डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी के अपने आप नहीं होते अनलेस किसी तरह से हम उसकी तरफ प्रेरित किए जाए। तो महिला हमेशा, जो हम बचपन से क्या देखते हैं, सुखी परिवार देखते हैं, हम पिक्चर्स की भी सुखी एक एंडिंग देखते हैं। तो कोई भी महिला ये नहीं चाहती बहुत लंबे समय तक, जब तक कि उसकी अस्मिता पर बात ना आ जाए, जब तक उसकी सेल्फ एस्टीम के ऊपर बहुत ज्यादा बार चोट ना हो जाए, महिला सोचती है कि नहीं कोई बात नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो बनाए रखना चाहती है। यही तो खास बात होती है महिला होने की। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि एक महिला जोड़ने में विश्वास रखती है, तोड़ने में नहीं। और शायद यही बात है जो उसको रोकती है। बहुत अच्छा आपके साथ आज बहुत अच्छी चर्चाएं रही। और जाते जाते मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ एक संदेश कुछ बताना चाहती हैं आप। हमारे पटल में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ, और सबसे अच्छी बात हमारे पटल की ये है, अनुगुंज पटल की, कि हमारी जो सक्रिय सदस्यों में महिलाएं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो वैसे तो हमारे, अगर आप रेशियो देखें जो फेसबुक देता है, तो हमारे 5200 के लगभग मेंबर्स हैं, और जिसमें अगर मैं जेंडर वाइज रेशियो निकालती हूँ तो लगभग समान रेशियो है, 50% का है वुमेन और मेन में। लेकिन जो मैं एक्टिव मेंबर्स की बात कर रही हूँ, तो एक्टिव मेंबर्स का रेशियो ज्यादा है महिलाओं का हमारे पटल पर, और अभी भी हमारे साथ महिलाएं काफी जुड़ी हैं। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा बीच में चाह रही हूँ कि आप एक बार, काफी लोगों ने बहुत अच्छे आपको दिए हैं, वेरी नाइस थॉट्स, लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं आपकी बातों के लिए। और जो आपके लिए योर लाइफ इज एन एग्जाम्पल टू बी एम्यूलेटेड, नीलम प्रभा देवगन जी बोल रही हैं आपको। और इसके पहले भी बहुत अच्छे कमेंट आपके लिए आए थे, आपके लाइफ के लिए, तो वो मैं पढ़ना चाह रही थी। यस, अ लाइफ ऑफ एडवेंचर एन्यूएबल आपके लिए लिखा है। फिर लिखा है, गीत बहुत ही प्रभावशाली था, निवेदिता श्रीवास्तव जी ने लिखा था।
पूनम शर्मा जी तारीफ कर रही हैं। पूनम शर्मा जी भी कुलीग थी सौरभ की। मधु खरे जी तारीफ कर रही है, सुंदर आवाज है आपकी। ऋचा प्रियदर्शनी जी कर रही हैं, बहुत सुंदर गीत। और इसके पहले भी आपके लिए बहुत अच्छा कमेंट आया था, वो मैं ये अजय कुमार सिन्हा जी ने अच्छा कमेंट दिया है, वो काफी अच्छा लगा। राजनीति में सक्रिय होने का पूरा मौका था, पर आपको दूसरी तरफ जाना था, आप समाज सेवा के लिए बनी है। मैं बिल्कुल एंड समाज यू आर अ सेवा के लिए मोटिवेशन। बनी हूँ। यू आर एक्चुअली बड़ा अजीब अजीब बात है। हम लोग, हालांकि राजनीति भी एक समाज सेवा ही है, पर हम उसको अच्छी तरीके से नहीं, अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं। और जो राजनीति की तरफ जाता है उस मतलब एक ऐसा अजीब सा बन गया है। मैं एक तो सभी उदार मन से जो सबने जो लिखा है उनका मैं बहुत बहुत मैं उनकी सच में आभारी हूँ। और निवेदिता, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आपने जो कहा उसको मैं थोड़ा सा बदल के कहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति समाज सेवा है, क्योंकि जिन लोगों को ये आता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है उससे किस तरह से विकास में उसे बदला जा सकता है, वो लोग सच में कुछ कर सकते हैं। खाली बोलने की बात को ही हम राजनीति की तरह देखते आए, मतलब हमने राजनीति का केवल विभत्स रूप देखा है। समाज सेवा जिस तरह से, अगर मैं कभी वहां पहुंची, मुझे उम्मीद है कि मैं वहां जाके उस बजट का जो बजट को मैं बदल सकूंगी आउटपुट में। क्या कितने लोग, कितने राजनेता ये बात समझते हैं कि बजट को, जो बजट आता है हमें साल में, उसको हमें आउटपुट में कैसे बदलना है, और वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो मुझे, जब हम एयरफोर्स में थे ना, तो हमने जो रिकॉर्ड बनाया है 2014-15 में स्पेयर के प्रोक्योरमेंट का, वो मुझे नहीं लगता आने वाले 20 सालों में भी कोई तोड़ सकेगा। क्योंकि जो व्यक्ति इस बजट की प्रक्रिया को समझ लेता है, आना और जाना, वो विकास में चीजों को कन्वर्ट कर सकता है, और उसे फाइलों को देखना आना चाहिए। केवल लोगों के बीच भाषण देना राजनीति नहीं है। जब आप वहां पहुंचे तो वो आप कर दिखाएं। आपको ब्यूरोक्रेसी की भी समझ होनी चाहिए, आपको प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को खराब तरीके से मत देखिए, क्योंकि हर चीज अगर सेंट मेट में हम बांटने लग जाएंगे तो हमारे पास किसी तरह की व्यवस्था नहीं बनी रहेगी। तो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है हमारे यहाँ, और उसे करना पड़ेगा। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि राजनीति के बारे में, खैर उसकी तरफ ही ज्यादा नहीं रहूंगी मैं। मैं एक तो आप सबको थोड़ा बहुत सारा संदेश धन्यवाद देना दीजिए हमारे पट्टल के लोगों को, कुछ बताना चाहती हैं जी। तो एक छोटी सी बात कहूंगी, और अपने अनुभवों से ही कहूंगी कि कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कि हमारा निर्णय जो होता है वो गलत होता है, और कई बार हम अपने निर्णयों से शर्मिंदा भी हो जाते हैं। हमें लगता है अरे ये क्यों हुआ। कई बार हम चाहते हैं बहुत सी चीजें हम पलट दें। तो मुझे ये कहना है सिर्फ कि मुझसे भी बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैंने क्या सीखा उससे, कि उन गलतियों के कारण ग्लानि में मत डूबिए। उन गलतियों को आत्मसात कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ठीक उसी तरह जैसे कि जब मुझे एक समय अस्थमा का प्रॉब्लम था 18 साल तक, तो जो एक ब्रिगेडियर थे उन्होंने मुझसे कहा, अनुमा सबसे पहले एक्सेप्ट करो। हमेशा डिनायल मोड में रहती हो तो सेल्फ मेडिकेशन करती हो, डिनायल मोड में मत आओ। अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो कि मुझे अस्थमा है, और उसके बाद मैं तुम्हें सिर्फ एक पफ दे रहा हूँ, इसे तुम्हें सुबह शाम यूज करना है। और यकीन मानना निवेदिता, उसके बाद मैंने 2 हाफ मैराथन दौड़ी है। तो वो अब कोई अस्थमा नाम की चीज मेरे पास 7 साल से नहीं फटकी है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अपनी गलतियों को आत्मसात कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, और उसके बाद कभी ग्लानि में मत डूबिए। आप बहुत आगे जा सकते हैं, मतलब कोई चीज नहीं रोक सकेगी हमें। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा संदेश, और बहुत अच्छा लगा। बहुत मेरा एक ड्रीम था कि आप हमारे अनुगुंज पटल पर आए, वो आज पूरा हुआ आपके आने से। और बहुत अच्छी सार्थक बात और बहुत सरल तरीके से आपके साथ आपका वार्तालाप सुना हमने, बहुत आनंद आया। और सब लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं, आप देख सकेंगे हमारे फेसबुक पेज पर। जी अनुमा जी, जरूर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच निवेदिता, थैंक यू सब सो मच। श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को भी धन्यवाद।